वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा धन्यवाद है मिस्टर बेन और एआई सिस्टम RK-VS 584 हमारे गोल्ड मेंबर बनने के लिए धन्यवाद। आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अध्याय 291। अर्जुन कपूर ने रेड्डी परिवार के एक प्रत्यक्ष वंशज शिवम रेड्डी को चुना, जो महेंद्र रेड्डी का 5वां पुत्र था। हालांकि वह रेड्डी परिवार में बहुत सक्रिय था और अक्सर अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन वह असल में एक निकम्मा था और उसमें कोई योग्यता नहीं थी। शिवम रेड्डी कई वर्षों से रेड्डी कैपिटल ग्रुप के महाप्रबंधक पद पर नजर गड़ाए हुए था। वह अक्सर अपने पिता के कान भरता था कि जगदीश बैनर्जी, जो एक बाहरी व्यक्ति था, बहुत बुरा था और उसे हटाकर खुद उसकी जगह लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से बीते वर्षों में जगदीश बैनर्जी का काम काफी प्रभावशाली था और महेंद्र रेड्डी ने शिवम रेड्डी को जगदीश बैनर्जी की जगह देने से इनकार कर दिया। यदि शिवम रेड्डी, जो एक निकम्मा था, सच में रेड्डी कैपिटल ग्रुप का महाप्रबंधक बन जाए तो उसे अपने हाल पर छोड़ देना ही सही होगा। तब जगदीश बैनर्जी के करीबी लोग निश्चित रूप से कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। यदि इतने सारे विशेषज्ञ हटा दिए गए तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप केवल एक कागजी महल बनकर रह जाएगा। संभावना है कि मैं थोड़ी सी कोशिश में ही रेड्डी कैपिटल ग्रुप को पूरी तरह गिरा सकता हूं। हालांकि अगर मुझे शिवम रेड्डी का उपयोग करना है तो अर्जुन कपूर को खुद सामने नहीं आना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन कपूर ने वैदेही देशमुख से संपर्क किया। एक शीर्ष बॉस के रूप में, जिनका हैदराबाद में अच्छा प्रभाव था, उनकी पहुंच मेरी तुलना में कहीं अधिक थी, क्योंकि मैं हाल ही में यहां आया था। वैदेही जी, क्या आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो शिवम रेड्डी को जानते हों और उन पर भरोसा किया जा सके? हाँ, लेकिन यह व्यक्ति रेड्डी परिवार के बहुत करीबी नहीं होना चाहिए। ये बेहतर होगा कि वह तटस्थ हो या फिर रेड्डी परिवार से उसका संबंध अच्छा न हो। जब कॉल जुड़ी तो अर्जुन कपूर ने पूछा, शिवम रेड्डी का कोई दोस्त और भरोसेमंद? वैदेही देशमुख सोच में पड़ गईं। काफी देर बाद वैदेही देशमुख को अचानक एक बात याद आई। एक है, वह शिवम रेड्डी से काफी परिचित है और उसे अच्छी तरह जानती भी है। लेकिन अचानक बॉस अर्जुन इस व्यक्ति को क्यों ढूंढना चाहते हैं? वैदेही देशमुख को कुछ संदेह हुआ। आखिर बॉस अर्जुन ने ये सवाल क्यों किया? मुझे उससे कुछ काम लेना है और कुछ जानकारी शिवम रेड्डी तक पहुंचानी है। लेकिन बिना हमें उजागर किए अर्जुन कपूर ने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया, समझ गई, मैं अभी उससे संपर्क करती हूँ। लेकिन अगर आप उससे मदद मांग रहे हैं तो शायद आपको कुछ मेहनताने के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। वैदेही देशमुख ने कहा, ये तो स्वाभाविक है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। किसी से सहायता लेना और बदले में कुछ मेहनताना देना उचित था। कुछ मिनटों के बाद वैदेही देशमुख ने अर्जुन कपूर को जवाब दिया, बॉस अर्जुन, उसने मान लिया है। मैं आपको थोड़ी देर में उसका संपर्क विवरण दे दूंगी ताकि आप खुद उससे बात कर सकें। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। जहां तक मेहनताने की बात है, यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सुना कि आप टिवोली ग्रुप इंडिया मुख्यालय के उपाध्यक्ष हैं, तो उसने आपसे वहां के एक सीमित संस्करण के गहने को दिलाने का अनुरोध किया है, जिसे उसने पहले देखा था। अंततः वैदेही देशमुख ने दोनों पक्षों के बीच तय हुए मेहनताने के बारे में बताया। एक हार, ये तो और भी आसान है। अर्जुन कपूर तुरंत सहमत हो गए। एक उपाध्यक्ष के रूप में टिवोली ग्रुप इंडिया मुख्यालय से एक सीमित संस्करण का गहना प्राप्त करना उनके लिए बस एक आदेश देने जितना आसान था। कुछ सेकंड बाद अर्जुन कपूर को उस व्यक्ति का संपर्क विवरण मिला और उन्होंने उससे संपर्क किया। वह तन्वी मल्होत्रा थी, जो हैदराबाद की एक अमीर महिला थी। वैदेही देशमुख पहले ही उससे बात कर चुकी थी और जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे को थोड़ा जाना तो अर्जुन कपूर ने उसे एक कार्य सौंप दिया। बॉस अर्जुन, बस मुझ पर भरोसा रखिए, तन्वी मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से भरोसा दिलाया। फोन रखने के बाद तन्वी मल्होत्रा तुरंत हरकत में आ गईं। अर्जुन कपूर आराम से सोफे पर बैठ गए, तन्वी मल्होत्रा की खबर का इंतजार करने लगे। उन्होंने पहले ही चारा फेंक दिया था, अब बस शिवम रेड्डी को उसे निगलने का इंतजार था। कुछ मिनटों बाद तन्वी मल्होत्रा ने उसी विला क्षेत्र में स्थित शिवम रेड्डी के घर की घंटी बजाई। जब नौकरानी ने दरवाजा खोला तो तन्वी मल्होत्रा ने देखा कि शिवम रेड्डी और उसकी पत्नी दोनों घर पर थे और वह मन ही मन मुस्कुराए। अब वह बॉस अर्जुन की योजना के अनुसार काम कर सकती थी। शुरुआत में तन्वी मल्होत्रा ने बस शिवम रेड्डी को हल्का सा सिर झुकाकर अभिवादन किया और सीधे बात नहीं की। इसके बाद तन्वी मल्होत्रा और शिवम रेड्डी बातचीत में लग गए और इधर उधर की बातें करने लगे। बातचीत के दौरान तन्वी मल्होत्रा ने अचानक ये जिक्र किया कि जगदीश बैनर्जी ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप का नेतृत्व करते हुए राणा ग्रुप पर हमला किया, लेकिन उसे अरबों का नुकसान हुआ। क्या सच में ऐसा हुआ? तन्वी मल्होत्रा को इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम रेड्डी, जो मछलियों को खाना खिला रहा था, खुद ही उसके पास आ गया। ये सच है या झूठ? शिवम रेड्डी ने अविश्वास में पूछा। बिल्कुल सच है, बहुत से लोगों को ये खबर है। आप तो रेड्डी परिवार के सदस्य हैं, आपको ये कैसे नहीं पता?
तन्वी मल्होत्रा ने अत्यंत आश्चर्य से दिखावा किया। मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही था और बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं किया। सच में नहीं जानता, बताए आखिर क्या हुआ? शिवम रेड्डी ने सिर हिलाया। ठीक है श्री रेड्डी, बात यह है। इसके बाद तन्वी मल्होत्रा ने शिवम रेड्डी को पूरी घटना विस्तार से बताई। शिवम रेड्डी ने यह सुनकर क्रोध से उबल पड़ा। बेकार जगदीश बैनर्जी, एक मामूली अर्जुन कपूर और एक साधारण राणा ग्रुप से निपटने में असफल रहकर उसने परिवार को शुरुआत में ही अरबों का नुकसान करा दिया। ये सच में एक निकम्मा आदमी है। अगर मैं रेड्डी कैपिटल ग्रुप का महाप्रबंधक होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैंने अपने पिता को कई बार समझाया कि जगदीश बैनर्जी एक बाहरी व्यक्ति है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे पिता मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं हैं। शिवम रेड्डी जितना सोचता गया उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। और वो अर्जुन कपूर और राणा ग्रुप, वे हमारे रेड्डी परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हैं। वे सच में अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। शिवम रेड्डी ने ठंडी हंसी हंसी। अगर मैं रेड्डी कैपिटल ग्रुप का महाप्रबंधक होता तो मैं कुछ ही चालों में अर्जुन कपूर को पूरी तरह बर्बाद कर देता और रेयान ग्रुप को मिट्टी में मिला देता, शिवम रेड्डी ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा शिवम रेड्डी का नालायक होना ही नहीं बल्कि उसका अंधा आत्मविश्वास भी उसकी विशेषता थी। हाँ, आखिर रेड्डी साहब कौन हैं? तन्वी मल्होत्रा ने सहमति जताई। हाँ रेड्डी साहब, मैंने सुना है कि रेयान ग्रुप ने एक कंपनी युवराज एंटरप्राइजेज में 3 से 4 अरब का भारी निवेश किया है। बाद में तन्वी मल्होत्रा ने जोड़ा, हालांकि युवराज एंटरप्राइजेज का वर्तमान विकास कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। अगर आप चाहें तो इसे दिवालिया कर सकते हैं और सीधे रेयान ग्रुप को 3 से 4 अरब का जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। तन्वी मल्होत्रा के ये कहते ही शिवम रेड्डी की आंखों में चमक आ गई। क्या शानदार अवसर है! यह एक जीवन में एक बार आने वाला मौका है। शिवम रेड्डी के दिमाग में एक योजना आई। क्या आप मुझे युवराज एंटरप्राइजेज के बारे में और जानकारी दे सकती हैं? शिवम रेड्डी ने बेसब्री से पूछा। तन्वी मल्होत्रा ने उसे ठीक वही बताया जो अर्जुन कपूर ने पहले ही उसे बताया था। सारी जानकारी जानने के बाद शिवम रेड्डी इतना उत्साहित हो गया कि उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। भगवान की कृपा देखो, भगवान ने खुद मुझे इतना शानदार मौका दे दिया। शिवम रेड्डी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, मानो वह अब कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हो। मिस तन्वी, इन 2 महत्वपूर्ण खबरों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से आप हमारी हमेशा की मित्र हैं। शिवम रेड्डी ने तन्वी मल्होत्रा का बार बार आभार प्रकट किया। इसके बाद शिवम रेड्डी ने अपना कोट उठाया और जल्दी से बाहर निकल गया। तन्वी मल्होत्रा ने अभी भी शिवम रेड्डी के घर पर कुछ और समय बिताया। वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि कोई गलती न हो। लगभग 10 मिनट की बातचीत के बाद उसने पूरी तरह आश्वस्त होकर वहां से विदा ली। जैसे ही वह अपनी विला में पहुंची उसने तुरंत अर्जुन कपूर से संपर्क किया। अध्याय 292। बॉस अर्जुन, मामला आपके आदेश के अनुसार निपटा दिया गया है। शिवम रेड्डी ने कदम उठाया। अर्जुन कपूर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ मी अर्जुन, और वह आधे घंटे पहले ही निकल चुका है, तन्वी मल्होत्रा ने जवाब दिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मिस तन्वी, आपने शानदार काम किया। जो लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी आपको चाहिए वह जल्द ही आपको मिल जाएगी, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए कहा। मछली फंस चुकी थी। जो कुछ भी तन्वी मल्होत्रा ने कहा और किया वह सब कुछ पहले से ही अर्जुन कपूर द्वारा योजनाबद्ध और व्यवस्थित किया गया था। तन्वी मल्होत्रा तो बस एक अभिनेत्री थी और अर्जुन कपूर इस पूरे नाटक के निर्देशक थे। शिवम रेड्डी चारा निगल चुका था। बेशक अर्जुन कपूर का चारा कोई छोटा नहीं था, ये 3 से 400 करोड़ का था। लेकिन अर्जुन कपूर ने इस चारे का उपयोग रेड्डी कैपिटल ग्रुप को गिराने के लिए किया, जिससे उसे भारी लाभ हुआ। अर्जुन कपूर के अनुमान के अनुसार विला से निकलने के बाद शिवम रेड्डी ने युवराज एंटरप्राइजेज पर हमला कर दिया। युवराज एंटरप्राइजेज पहले से ही संकट में था और शिवम रेड्डी की इस छेड़छाड़ के कारण वह पूरी तरह से ढह गया। एक तनावपूर्ण रात के बाद अगले ही दिन सुबह युवराज एंटरप्राइजेज ने दिवालिया होने की घोषणा कर दी। राणा ग्रुप का 3 से 4 अरब का निवेश पूरी तरह से डूब गया। इस सफलता के साथ शिवम रेड्डी तुरंत रेड्डी परिवार की हवेली की ओर दौड़ा ताकि अपने इस उपलब्धि का श्रेय ले सके। इस समय महेंद्र रेड्डी अभी अभी उठे ही थे और शिवम रेड्डी जल्दी से अंदर घुस आया और घोषणा कर दी कि उसने राणा ग्रुप को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। शिवम रेड्डी हमेशा की तरह अपने कारनामे को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के नियम पर चलते हुए राणा ग्रुप के नुकसान को दोगुना करके बताया। महेंद्र, क्या तुम सच कह रहे हो? महेंद्र रेड्डी को विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार कल ही जगदीश बैनर्जी की वजह से कंपनी को कई अरब का नुकसान हुआ था और वह भी तब जब रेड्डी कैपिटल ग्रुप फायदे की स्थिति में था। लेकिन अब उसका बेटा आकर दावा कर रहा था कि उसने राणा ग्रुप को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। इस तुलना में शिवम रेड्डी की सफलता और भी बड़ी लगने लगी। बिल्कुल पिताजी,
शिवम रेड्डी ने सिर हिलाते हुए कहा और युवराज एंटरप्राइजेज की पूरी घटना बताई। महेंद्र रेड्डी ने इस बात की पुष्टि के लिए किसी को भेजा और पता चला कि जानकारी सही थी, बस नुकसान की वास्तविक राशि थोड़ी कम थी। लेकिन फिर भी उनका बेटा सचमुच राणा ग्रुप और अर्जुन कपूर को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका था, जबकि जगदीश बैनर्जी ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया था। जब महेंद्र रेड्डी सोच रहे थे, तभी रेड्डी परिवार के कुछ अन्य सदस्य, जो जगदीश बैनर्जी से नाखुश थे, वहां आ गए। उन्होंने भी महेंद्र रेड्डी से जगदीश बैनर्जी की बुराई करनी शुरू कर दी। अब महेंद्र रेड्डी का पहले से ही हिल चुका विश्वास और भी अधिक डगमगा गया। ठीक है, अगर हम जगदीश बैनर्जी को हटा भी दें तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप जैसे महत्वपूर्ण व्यवसाय को किसे सौंपेंगे? तुम में से कौन इसे संभाल सकता है और कौन राणा ग्रुप से मुकाबला कर सकता है? महेंद्र रेड्डी ने परिवार के अन्य वंशजों से पूछा। भाई शंकर को सौंप दो। पिताजी, अभी अभी तो भाई शंकर ने राणा ग्रुप को 100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है और उसने अपनी क्षमता साबित कर दी है। अगर रेड्डी कैपिटल ग्रुप भाई शंकर को सौंपा जाए तो ये सही निर्णय होगा। उनके नेतृत्व में कंपनी आसानी से राणा ग्रुप को हराने में सक्षम होगी। रेड्डी परिवार के कई लोगों ने इस विचार का समर्थन किया। बीती रात शिवम रेड्डी केवल युवराज एंटरप्राइजेज को बर्बाद करने में ही नहीं लगा था, बल्कि उसने रेड्डी परिवार के अन्य वंशजों से संपर्क कर उन्हें भी अपनी तरफ कर लिया था। अब जब इन सभी ने शिवम रेड्डी का समर्थन किया और राणा ग्रुप को नुकसान पहुंचाने के उनके कारनामे की सराहना की, तो महेंद्र रेड्डी का दिल भी थोड़ा नरम पड़ गया। पिताजी, कृपया मुझ पर विश्वास करें। दादाजी, चाचा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। शिवम रेड्डी के इशारे पर परिवार के अन्य सदस्य फिर से महेंद्र रेड्डी से अनुरोध करने लगे। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है कि जगदीश बैनर्जी को रेड्डी कैपिटल ग्रुप के महाप्रबंधक के पद से हटा दिया जाए और शिवम रेड्डी को अस्थायी रूप से इस पद का कार्यभार सौंपा जाए। इतने सारे परिवारजनों के अनुरोध और दबाव के बाद और पहले से ही जगदीश बैनर्जी से असंतुष्ट महेंद्र रेड्डी ने तुरंत निर्णय ले लिया। पिताजी, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। बस देखते जाए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, शिवम रेड्डी ने गर्व से कहा और उत्साहित हो गया। इसके बाद शिवम रेड्डी अपने कुछ लोगों को लेकर रेड्डी कैपिटल ग्रुप की ओर निकल पड़ा। इस समय रेड्डी कैपिटल ग्रुप में जगदीश बैनर्जी अपने भरोसेमंद अधिकारियों, जो कंपनी के सबसे अनुभवी लोग थे, के साथ एक बैठक कर रहा था, जिसमें अर्जुन कपूर के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हो रही थी। जगदीश बैनर्जी और उनकी टीम पूरी रात नहीं सोई थी और उन्होंने आखिरकार एक शानदार योजना तैयार कर ली थी, जिसकी सफलता की संभावना बहुत अधिक थी। एक बार यह योजना लागू हो जाए तो मैं देखना चाहता हूं कि अर्जुन कपूर उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, जगदीश बैनर्जी ने उत्तेजित होकर कहा। इस बार हमें अपनी पिछली हार का बदला लेना ही है और अर्जुन कपूर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जगदीश बैनर्जी के सहयोगी भी योजना को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि जगदीश बैनर्जी अपनी योजना को अमल में लाने की घोषणा करता, शिवम रेड्डी और उसके लोग अंदर घुस आए और महेंद्र रेड्डी का आदेश सुनाया। नौकरी से निकाले जाने की खबर सुनते ही जगदीश बैनर्जी हक्का बक्का रह गया और घबराहट में गिर पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया, रेड्डी कैपिटल ग्रुप बर्बाद होने वाला है। जगदीश बैनर्जी ने हताशा से बुदबुदाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि शिवम रेड्डी किस तरह का निकम्मा और निकृष्ट व्यक्ति है। अगर इस तरह के व्यक्ति को रेड्डी कैपिटल ग्रुप की कमान सौंप दी गई और उसे अर्जुन कपूर जैसे कठिन प्रतिद्वंद्वी से निपटना पड़ा, तो यह निश्चित हार होगी। अर्जुन कपूर, तुम जीत गए, जगदीश बैनर्जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तुमने क्या कहा? शिवम रेड्डी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। ये देखकर कि जगदीश बैनर्जी उसे कितना तुच्छ समझ रहा था, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। इसे यहाँ से निकाल दो, शिवम रेड्डी ने सीधा आदेश दिया और अपने आदमियों को हारे हुए जगदीश बैनर्जी को बाहर निकालने के लिए कह दिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? शिवम रेड्डी ने वहां खड़े जगदीश बैनर्जी के वफादार अधिकारियों से सख्त लहजे में पूछा। महाप्रबंधक, ये वह योजना है जिसे श्रीमान जगदीश ने पूरी रात जागकर तैयार किया था, ताकि अर्जुन कपूर पर जवाबी हमला किया जा सके। कृपया इसे एक बार देख लीजिए। जगदीश बैनर्जी के एक विश्वासपात्र सहयोगी ने शिवम रेड्डी को वह दस्तावेज सौंपा जिस पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी। जगदीश बैनर्जी ने इसे तैयार किया है। ये किस तरह की बकवास है? शिवम रेड्डी ने एक नज़र भी नहीं डाली और बिना सोचे समझे रेड्डी कैपिटल ग्रुप की अंतिम जीवन रेखा को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। अध्याय 293। इस तरह रेड्डी कैपिटल ग्रुप ने खुद को बचाने का आखिरी और एकमात्र मौका गंवा दिया। और तुम सभी जगदीश बैनर्जी के वफादार हो, है ना? शिवम रेड्डी ने फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। जो भी काम कर रहे हो उसे अभी रोक दो और अपने अपने ऑफिस में जाकर नए निर्देशों का इंतजार करो, शिवम रेड्डी ने आदेश दिया। जैसे ही वे सभी जगदीश बैनर्जी के लोग वहां से निकले, शिवम रेड्डी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वह इनमें से किसी को नहीं रखेगा।
इन लोगों को बाहर निकालने के बाद वह अपने ही लोगों को वहां बिठाएगा। इसके बाद शिवम रेड्डी ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप में कई बदलाव शुरू किए। ज़्यादा समय नहीं बीता कि अर्जुन कपूर को रेड्डी कैपिटल ग्रुप से खबर मिली। अर्जुन कपूर ने एक ठंडी मुस्कान दी। योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। शुरू से ही तन्वी मल्होत्रा ने वह खबर शिवम रेड्डी तक पहुंचाई थी और उसके बाद की सारी घटनाएं अर्जुन कपूर की सोची समझी योजना का हिस्सा थीं। चाहे रेयान ग्रुप को 3 से 4 अरब का नुकसान हुआ हो, वह भी अर्जुन कपूर की सोची समझी चाल थी, ताकि शिवम रेड्डी को कोई उपलब्धि हासिल करने का मौका ही न मिले। क्या महेंद्र रेड्डी वास्तव में इस निकम्मे इंसान को रेड्डी कैपिटल ग्रुप सौंप देंगे? सिर्फ 3 से 4 अरब के मामूली चारे से अर्जुन कपूर ने पूरे रेड्डी कैपिटल ग्रुप को दिवालिया होने के कगार पर ला दिया था। अब जब यह निकम्मा व्यक्ति ग्रुप में बड़े बदलाव करेगा, तब अर्जुन कपूर को बस हल्का सा धक्का देना होगा और पूरा रेड्डी कैपिटल ग्रुप खत्म हो जाएगा। रेड्डी कैपिटल ग्रुप रेड्डी परिवार का सबसे अहम व्यापार था। इसके बिना रेड्डी परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी इस समय अर्जुन कपूर की नज़रों में रेड्डी कैपिटल ग्रुप आधा मृत व्यापार बन चुका था। नाश्ते के बाद अर्जुन कपूर वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन जाने वाला था, लेकिन तभी दिया पटेल का फ़ोन आ गया। जीजू, मैंने अभी पापा का फ़ोन रिसीव किया, पापा देश वापस आ गए हैं। जैसे ही यह बात सुनाई दी, दिया पटेल ने अर्जुन कपूर को एक बड़ी खबर दे दी। अंकल वापस आ गए। अर्जुन कपूर तुरंत गंभीर हो गया। क्या इसका मतलब है कि मेरा कठिन ससुर अब हैदराबाद आ सकता है? हाँ जीजू, दिया पटेल ने पुष्टि की। दिया, ये खबर बहुत अहम है, अर्जुन कपूर ने कहा। उसका सौभाग्य था कि उसकी होने वाली साली इतनी प्यारी और मददगार थी। जब दिया पटेल ने उसे इतनी अहम खबर दी, तो अर्जुन कपूर ने उसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि क्या उसे कोई तोहफा चाहिए। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन जीजू, यहाँ एक छोटी सी समस्या है। क्या आप आकर मेरी मदद कर सकते हैं? दिया पटेल ने झिझकते हुए कहा। समस्या? क्या परेशानी है, बताओ, अर्जुन कपूर ने पूछा। जीजू, हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। दिया पटेल ने समझाया। उसे कई लड़कों ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया था। समस्या ये थी कि यह नया लड़का बाकियों से अलग लग रहा था। वह सिर्फ उसे प्रपोज नहीं कर रहा था, बल्कि इस बहाने उसे लगातार तंग कर रहा था और परेशानी खड़ी कर रहा था। यही बात दिया पटेल को परेशान कर रही थी। अर्जुन कपूर की सहमति मिलते ही सिस्टम की आवाज आए, कृपया स्वीकार करें, अस्थायी मिशन जारी, दिया पटेल की समस्या हल करने के लिए सहमति दें। मिशन इनाम, विश्व में केवल 3 यूनिट वाली टॉप सुपरकार, एक पगानी जोडा HP बारकट्टा। मिशन इनाम 136 अनुभव अंक। दिया, तुम बस विश्वविद्यालय में रुको, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। अर्जुन कपूर ने हामी भर दी। ठीक है, धन्यवाद जीजू, दिया पटेल ने हंसते हुए कहा। अब जब उसके जीजू ने मदद करने का वादा कर लिया था, तो उसे पूरा भरोसा था कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। जैसे ही अर्जुन कपूर ने दिया पटेल की मदद करने की सहमति दी, सिस्टम की आवाज़ फिर से आई, कृपया स्वीकार करें, मिशन पूरा, दिया पटेल की समस्या हल करने का वादा किया। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ विश्व की 3 यूनिट में से एक टॉप सुपरकार पगानी जोडा HP बारकट्टा। गाड़ी आपके होटल पार्किंग में रखी गई है, कृपया चेक करें। बधाई हो, आपको प्राप्त हुए 136 अनुभव अंक। मिशन पूरा हो गया। अर्जुन कपूर चौंक गया। उसे लगा था कि यह मिशन तब पूरा होगा जब वह खुद जाकर दिया पटेल की समस्या हल करेगा, लेकिन यहाँ तो बस हामी भरने से ही मिशन पूरा हो गया। ये तो आसान था। इसके बाद अर्जुन कपूर तुरंत होटल की पार्किंग में पहुंचा। वहाँ कई पार्किंग स्पेस उसके लिए रिजर्व थे। जैसे ही उसने देखा, वहाँ एक ब्लैक कन्वर्टेबल पगानी जोडा HP बारकट्टा खड़ी थी। पहली ही नज़र में अर्जुन कपूर इस कार की खूबसूरती से प्रभावित हो गया और मन ही मन बोला, वाकई ये दुनिया की सबसे शानदार सुपर कारों में से एक है। अर्जुन कपूर सीधा गाड़ी में बैठा और उसे सीधे हैदराबाद विश्वविद्यालय की ओर दौड़ा दिया। दूसरी ओर दिया पटेल अपने हॉस्टल से निकलकर विश्वविद्यालय के गेट पर अर्जुन कपूर का इंतजार कर रही थी। लेकिन अर्जुन कपूर के आने से पहले वहां सुपरकारों का एक छोटा सा ग्रुप आ गया। इस ग्रुप में 4 गाड़ियां थीं। सबसे आगे थी एक फरारी लाफेरारी, जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज़्यादा थी। बाकी सभी करोड़ों की सुपरकारें थीं। सबसे आगे वाली फरारी दिया पटेल के पास आकर रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा, जिसका रवैया बहुत ही ओछा था। दिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसने बहुत आत्मीयता से पूछा। जितेन सक्सेना, दफा हो जाओ यहाँ से, दिया पटेल गुस्से और झुंझलाहट से बोली। उसके सामने खड़ा ये लड़का वही था जो उसे बार बार तंग कर रहा था। दफा हो जाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन पहले तुम मुझे सिखाओ कि कैसे तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। जितेन सक्सेना की बेहुदा बातों ने दिया पटेल का सिर दर्द और बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि जितेन कुछ और कहता, अचानक एक तेज सुपरकार की गरज सुनाई दी।
जीजू आ गए। दिया पटेल चहक उठी। जितेन सक्सेना और उसके साथी जब अर्जुन कपूर की कार को देख पाए तब तक उनके चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। अध्याय 294। वे कोई भ्रम नहीं देख रहे थे। ये तो वह प्रसिद्ध पगानी जोंडा एचपी बारकट्टा है। सभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मलीं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे सही देख रहे थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या इस स्तर की सुपरकार हैदराबाद में आ सकती है? क्या ये सच में दिया पटेल का जीजू है? जितेन सक्सेना के साथ खड़े उसके साथी मंत्रमुग्ध होकर बुदबुदाने लगे। कुछ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वे देख रहे हैं वह सच में हो रहा है। जितेन सक्सेना की भी आंखें अविश्वास से फैल गईं। जैसे ही सब आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, अर्जुन कपूर धीरे धीरे अपनी कार को दिया पटेल के सामने ले आया। दिया, गाड़ी में बैठो, अर्जुन कपूर ने कहा। सच्चाई सबके सामने थी। ये वही इंसान था जो पगानी जोंडा एचपी बारकट्टा चला रहा था, दिया पटेल का जीजू। जितेन सक्सेना और उसके साथी सदमे में आ गए। जीजू, ये कौन सी कार है? इसका दुनिया में कितने यूनिट्स हैं? दिया पटेल ने गाड़ी में बैठने से पहले पूछा। ओह, ये पगानी जोंडा एचपी बारकट्टा है जो दुनिया में सिर्फ 3 यूनिट्स में सीमित है। क्यों? अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। इस उत्तर को सुनकर दिया पटेल ने जितेन सक्सेना की ओर देखा। हालांकि मुझे गाड़ियों की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे जीजू की गाड़ी तुम्हारी फरारी लाफा से तो कहीं बेहतर है। याद है, अभी अभी किसी ने कहा था कि अगर जीजू की गाड़ी ज़्यादा दमदार हुई तो वह घुटनों पर बैठकर दादा बोलेगा। जितेन सक्सेना के दिमाग में अचानक उसकी खुद की कही हुई बात कौंध गई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह बेहद शर्मिंदा हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि दिया पटेल का जीजू इतना अमीर और ताकतवर होगा कि वह एक पगानी जोंडा एचपी बारकट्टा चला रहा होगा। उसके बाकी साथी भी सिर झुकाकर खड़े हो गए। वे अब जितेन की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि यह बहुत शर्मनाक स्थिति थी। हम है तो बस एक पगानी ही न, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जितेन सक्सेना ने अपनी बची खुची शान बचाने के लिए घमंड में कहा। इस समय अर्जुन कपूर ने भी अंदाजा लगा लिया कि यह वही लड़का है जो दिया पटेल को परेशान कर रहा था। अर्जुन कपूर ने गाड़ी पार्क की और जितेन सक्सेना की ओर बढ़ा। मुझे नहीं पता कि तुम दिया के करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो, लेकिन उसने साफ कर दिया है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कुछ समझदारी आएगी और आगे से दिया से दूर रहोगे। अर्जुन कपूर ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? जितेन सक्सेना ने अहंकार से कहा। और हाँ, अपनी नाक मत घुसेड़ो मेरी जिंदगी में। इतना कहते हुए जितेन सक्सेना ने अर्जुन कपूर के चेहरे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना समय गंवाए उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक, एक तेज आवाज गूंज उठी। जितेन सक्सेना का चेहरा लाल पड़ गया। उसके गालों पर अर्जुन कपूर की उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। अह! अपने चेहरे को पकड़ते हुए जितेन सक्सेना दर्द से चिल्लाया। ये देखकर उसके साथी तुरंत उसके पास आ गए। तूने हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे पता भी है कि मिस्टर जितेन कौन है? ये हैदराबाद विश्वविद्यालय है और तूने मिस्टर जितेन पर हाथ उठाया। कई साथी जितेन के बचाव में उतरे और अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जितेन सक्सेना ने उन्हें रोक दिया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यह आदमी मेरा है, मैं इसे खुद सबक सिखाऊंगा। आज इसे बताता हूं कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई बड़ा आदमी होता है और आसमान के ऊपर भी एक और आसमान होता है। जितेन सक्सेना ने कई वर्षों तक ताइक्वांडो सीखा था और उसे अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स पर बहुत गर्व था। उसे लगा कि वह आराम से दिया पटेल के जीजू को हरा देगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अर्जुन कपूर पर मुक्का चला दिया, लेकिन अर्जुन कपूर ने आसानी से अपना शरीर हल्का सा हिलाया और मुक्का चकमा दे दिया। फिर उसने जितेन सक्सेना के पेट में जोरदार कोहनी मारी। जितेन को तेज दर्द महसूस हुआ और इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, अर्जुन कपूर ने उसे एक और जोरदार लात मारी। जितेन सक्सेना जमीन पर जा गिरा। आह! बहुत दर्द हो रहा है। जितेन पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। अब वह बेहद शर्मिंदा और हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे 2 ही झटकों में धूल चटा दी गई थी। ये देखकर जितेन सक्सेना के बाकी साथी घबरा गए। उनके चेहरों की रंगत उड़ गई थी और वे डर से कांप रहे थे। दिया पटेल का जीजू न केवल अमीर था, बल्कि वह फाइटिंग में भी बहुत जबरदस्त था। इस समय जितेन सक्सेना के साथी अर्जुन कपूर को देखकर घबरा गए थे। अगली बार इतना अकड़ने की जरूरत नहीं है, जरा होशियार बनो, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। इसके बाद अर्जुन कपूर ने गाड़ी में बैठकर दिया पटेल को उसके विश्वविद्यालय छोड़ दिया। जीजू, आप बहुत जबरदस्त हो, गाड़ी में बैठते ही दिया पटेल ने उत्साहित होकर कहा। अगर आप नहीं होते तो ये लड़का मुझे कितना तंग करता कौन जानता है। आप बहुत कमाल के हो जीजू। गाड़ी पार्क करने के बाद दिया पटेल अर्जुन कपूर को विश्वविद्यालय में घुमाने लगी।
अर्जुन कपूर भी अपने होने वाले ससुर के वापस लौटने के बारे में और जानकारी लेना चाहता था, इसलिए वह तैयार हो गया। वह दोनों घूम ही रहे थे कि अचानक अर्जुन कपूर के सामने एक हैंडसम लड़का आकर खड़ा हो गया। क्या आप वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन कपूर हैं? उस लड़के ने सम्मान से पूछा। हाँ, मैं अर्जुन कपूर हूँ। तुम कौन हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। हेलो अध्यक्ष अर्जुन, मैं स्पीडेक्स सुपरकार क्लब का सदस्य हूँ, जो पहले हैदराबाद में दूसरे स्थान पर था। अब हमारे अध्यक्ष वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के साथ विलय पर चर्चा कर रहे हैं, उस लड़के ने बताया। अच्छा, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। क्या मैं आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ? लड़के ने विनम्रता से पूछा। बिल्कुल, अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। धन्यवाद अध्यक्ष। फ़ोटो खिंचवाने के बाद वह लड़का खुशी खुशी चला गया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। अध्याय 295। जितेन सक्सेना, जिसे अभी अभी अर्जुन कपूर से सबक मिला था, रुका नहीं, बल्कि वह 30 से अधिक गुंडों को साथ लेकर लौटा और अर्जुन कपूर और दिया पटेल को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन कपूर, अब भी इतना अकड़ रहे हो? जितेन सक्सेना ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही अर्जुन कपूर ने उसकी जमकर पिटाई की थी, लेकिन जितेन सक्सेना ने यह अपमान सहन नहीं किया। उसने अपने लोगों को भेजकर हैदराबाद विश्वविद्यालय से और लड़कों को बुलवाया ताकि वह अर्जुन कपूर से बदला ले सके। इतने सारे लोगों को देखकर दिया पटेल थोड़ा घबरा गई, लेकिन अर्जुन कपूर ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाकर उसे अपने पीछे कर लिया। अब बताओ अर्जुन कपूर, अब भी खुद को इतना बड़ा समझ रहे हो? जितेन सक्सेना ने विजयी मुस्कान के साथ पूछा। 30 से अधिक गुंडों के साथ खड़े जितेन सक्सेना को अब पूरा भरोसा था कि वह अर्जुन कपूर को हरा देगा। लेकिन अर्जुन कपूर शांत था। उसे प्रणाली से सबसे ऊंचे स्तर की मार्शल आर्ट्स मिल चुकी थी और उसकी ताकत और गति पहले से कई गुना अधिक थी। बाहर से तो शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर से जरूर डर रहे हो न? जितेन सक्सेना ने व्यंग्य से कहा। तूने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की? आज तुझे 10 गुना भुगतना पड़ेगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। अब कुछ ही देर में तू जमीन पर पड़ा होगा और मुझसे माफी मांग रहा होगा, जितेन सक्सेना ने अहंकार से कहा। तुझे यह आत्मविश्वास किसने दिया? सिर्फ इसलिए कि तेरे पास ज्यादा लोग हैं? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, मेरे पास अधिक लोग हैं, मेरे पास दर्जनों भाई हैं, जितेन सक्सेना ने गर्व से सिर उठाकर कहा। ज्यादा लोग किसके पास हैं, यह अभी देख लेते हैं। अभी जितेन सक्सेना अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक दूर से एक तेज आवाज आई। वह लड़का जिसने कुछ समय पहले अर्जुन कपूर के साथ फोटो खिंचवाई थी, 50 और लोगों के साथ आया था। उनकी उपस्थिति ने जितेन सक्सेना की पूरी बढ़त खत्म कर दी। इस लड़के ने फोटो खिंचवाने के बाद उसे वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन ग्रुप में डाल दिया था। जैसे ही इस खबर के बारे में बाकी सदस्यों को पता चला, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र भी थे, उन्होंने तुरंत अर्जुन कपूर से मिलने की योजना बनाई। संयोग से उन्होंने जितेन सक्सेना की इस हरकत के बारे में सुन लिया और अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया। वे सभी कभी हैदराबाद में पहले स्थान पर रहे स्पीडेक्स सुपरकार क्लब के सदस्य रह चुके थे और उनका रुतबा जितेन सक्सेना से कहीं अधिक था। नमस्ते अध्यक्ष, नमस्ते अध्यक्ष, नमस्ते अध्यक्ष। अर्जुन कपूर के सामने पहुंचते ही इन सभी सदस्यों ने एक साथ झुककर उसे प्रणाम किया। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि पूरा माहौल गूंज उठा। ये दृश्य देखकर जितेन सक्सेना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके साथी भी डर गए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ खड़े कुछ लोगों को पहचान लिया था। कुछ ही सेकंड में जितेन सक्सेना के अधिकतर गुंडे भाग खड़े हुए। वे सभी हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे और पहले केवल मौज मस्ती के लिए जितेन सक्सेना के साथ थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि यहाँ उनकी पिटाई हो सकती है, तो वे तुरंत भाग गए। अब जितेन सक्सेना के पास केवल कुछ गिने चुने लोग ही बचे थे। अब शिकार जितेन सक्सेना और उसके साथी बन गए थे। अब भी तुझे लगता है कि तेरे पास ज्यादा लोग हैं? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। तू जितेन सक्सेना की आवाज़ कांपने लगी। अर्जुन कपूर, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, ज्यादा मत उछल। उसने अर्जुन कपूर को धमकाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कपूर ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और हल्के से हंसा। सच बता, तू दिया पटेल के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे वाकई में वह पसंद है या किसी ने तुझे ऐसा करने के लिए कहा है? अर्जुन कपूर ने उसे घूरते हुए पूछा। क्या बकवास कर रहा है तू? जितेन सक्सेना थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। बोल, तुझे किसी ने भेजा है ना? अर्जुन कपूर ने और दबाव बनाया। क्या हुआ? अर्जुन कपूर डर गया। अब भागने के बहाने ढूंढ रहा है। जितेन सक्सेना फिर से घमंड दिखाने लगा, लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने अपने पीछे खड़े स्पीडेक्स सुपरकार क्लब के सदस्यों को इशारा किया। इसे सिखाओ कि जुबान कैसे संभाली जाती है। समझ गया अध्यक्ष, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर क्या था, कई सदस्यों ने जितेन सक्सेना को पकड़ लिया और उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगे। कुछ ही देर में जितेन सक्सेना की नाक से खून बहने लगा और उसका चेहरा सूज गया। भाई अर्जुन,
पिता अर्जुन, दादा अर्जुन, गलती हो गई। जितेंद्र सक्सेना ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी शुरू कर दी। अब उसे एहसास हो गया था कि उसने कितना बड़ा गलत निर्णय लिया था। अगर उसे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर इतना ताकतवर है तो वह कभी भी उस आदमी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। बता, तुझे किसने भेजा था? अर्जुन कपूर ने कड़कते हुए पूछा। जयंत रेड्डी, जितेंद्र सक्सेना ने कांपते हुए जवाब दिया। रेड्डी परिवार का जयंत रेड्डी, अर्जुन कपूर ने धीमे स्वर में दोहराया। और हाँ, वह यामिनी रेड्डी का भाई भी है। जितेंद्र सक्सेना ने और जानकारी दी। अब सारी बातें साफ हो गईं। जयंत रेड्डी ने जितेंद्र सक्सेना को दिया पटेल को परेशान करने के लिए भेजा था ताकि वह अर्जुन कपूर को गुस्से में बाहर बुला सके और फिर उससे बदला ले सके। ठीक उसी समय प्रणाली से एक नया कार्य मिला। डिंग, अस्थायी कार्य जारी। जयंत रेड्डी को उसी के तरीके से सबक सिखाओ, उसे धोखे से बुलाओ और उसे उसकी गलती का एहसास कराओ। कार्य पुरस्कार, तिवारी ग्रुप के 6% शेयर। कार्य पुरस्कार 140 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने स्क्रीन पर दिख रहे कार्य को देखा और मुस्कुराया। उसे यह कार्य बेहद पसंद आया। अब वह जयंत रेड्डी को उसकी ही चाल में फंसाने वाला था। अध्याय 296। तुरंत जयंत रेड्डी से संपर्क करो और उसे बताओ कि वाघ बाहर आ चुका है और तुमने वाघ को काबू में कर लिया है। उसे जल्दी यहाँ बुलाओ, अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। वह सांप को बिल से बाहर निकालना चाहता था। जितेंद्र सक्सेना थोड़ी देर के लिए झिझका। जयंत रेड्डी को धोखा देने का मतलब था और वह इसे करने में हिचकिचा रहा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर की नज़रें उससे मिली, उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और जयंत रेड्डी का नंबर मिलाया। उसने वैसा ही कहा जैसा अर्जुन कपूर ने उसे बताया था। सच में, ये तो बहुत बढ़िया खबर है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। फ़ोन पर यह सुनकर जयंत रेड्डी बेहद खुश हो गया। वह तुरंत अपनी कार में बैठा और हैदराबाद विश्वविद्यालय की ओर तेजी से रवाना हो गया। अर्जुन कपूर, वह बदमाश जो खुद को बड़ा समझ रहा था, न केवल रेड्डी परिवार के खिलाफ गया बल्कि उसने उसकी बहन को भी निशाना बनाया था। इस बार वह अर्जुन कपूर को ऐसा सबक सिखाएगा कि कम से कम कुछ महीने तक वह अस्पताल में रहेगा। 20 मिनट बाद जयंत रेड्डी अपनी कार से उत्साहित होकर विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचा। जितेंद्र सक्सेना पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। तेरा ये क्या हाल हो गया? जयंत रेड्डी ने जितेंद्र सक्सेना को सूजे हुए चेहरे और चोटों के साथ देखा और हैरान रह गया। मास्टर रेड्डी, अर्जुन कपूर काफी तेज निकला। मैं उससे लड़ते समय गलती से यह चोट खा बैठा, लेकिन कोई चिंता नहीं, अर्जुन कपूर अब हमारे कब्जे में है। जितेंद्र सक्सेना ने सफाई दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयंत रेड्डी ने जितेंद्र सक्सेना के कंधे पर थपथपाया। चिंता मत कर, मैं तुझे इनाम दूंगा। अर्जुन कपूर कहाँ है? जयंत रेड्डी ने उत्सुकता से पूछा। बस एहतियात के तौर पर उसे पास के एक विला में रखा गया है। मास्टर रेड्डी, कृपया मेरे साथ आइए। जितेंद्र सक्सेना ने उसे रास्ता दिखाया। अच्छा। जयंत रेड्डी जोश से भर गया। अर्जुन कपूर, देखता हूँ अब तू क्या करता है। आज तुझे बहुत दर्द सहना पड़ेगा। जयंत रेड्डी ने अपने आप से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही देर में वे विला पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, जयंत रेड्डी ने चारों ओर देखा और पाया कि बहुत सारे लोग खड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्जुन कपूर आराम से सोफे पर बैठा था। अर्जुन कपूर, आखिरकार मैंने तुझे पकड़ ही लिया, जयंत रेड्डी ने खुशी से कहा। तू रेड्डी परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है, मेरी बहन का अपमान करता है, अब तेरा खेल खत्म। अब तू फंस चुका है। अगर तू मुझसे घुटनों के बल गिरकर माफी मांगे और स्वीकार करे कि तू मेरी बराबरी के लायक नहीं है, तो शायद मैं तुझे थोड़ा कम मारूं। शायद तू अस्पताल में कुछ ही दिनों के लिए रहेगा। जयंत रेड्डी को पूरा यकीन था कि वह जीत गया है। बकवास करने से पहले जरा अपनी स्थिति देख तो ले, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में जवाब दिया। क्या? जयंत रेड्डी को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। उसने उत्सुकतावश चारों ओर देखा और पाया कि विला का दरवाजा 2 लोगों ने घेर रखा था, जिससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। नहीं, तू सोफे पर आराम से क्यों बैठा है? तुझे तो बंधा होना चाहिए था। जयंत रेड्डी के दिमाग में अचानक शक पैदा हुआ। और ये लोग, ये तेरे गार्ड्स की तरह क्यों खड़े हैं? उसने जितेंद्र सक्सेना को घूरते हुए पूछा। क्या हो रहा है? चल, मैं तुझे समझाता हूँ, अर्जुन कपूर ने शांति से कहा। जैसा तूने कहा था, अब तू ही फंस चुका है, शिकार अब तू है। जैसे ही उसने ये कहा, अर्जुन कपूर के लोग आगे बढ़े और उन्होंने जयंत रेड्डी को पकड़कर बांध दिया। अब जयंत रेड्डी का पूरा आत्मविश्वास टूट गया। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे समझ में आ गया कि उसे बुरी तरह फंसा लिया गया है। जितेंद्र सक्सेना, तूने मुझे धोखा दिया, जयंत रेड्डी ने गुस्से में चिल्लाया। लेकिन जितेंद्र सक्सेना अर्जुन कपूर की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मिस्टर अर्जुन, आपका काम पूरा हो गया, जितेंद्र सक्सेना ने कांपते हुए पूछा। बहुत अच्छा किया, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। अर्जुन कपूर, तेरा क्या इरादा है? जयंत रेड्डी ने घबराहट में पूछा। क्या लगता है तुझे
तेरी खातिर मैं तुझे अस्पताल में मुफ्त इलाज करवाने भेज रहा हूँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद अर्जुन कपूर के लोगों ने जयंत रेड्डी पर जमकर लात घूंसे बरसाए। कुछ ही मिनटों में जयंत रेड्डी का बुरा हाल हो गया, उसका एक हाथ भी टूट गया। डिंग, अस्थायी कार्य पूरा हुआ। जयंत रेड्डी को उसकी ही चाल में फंसाकर सबक सिखाना। बधाई हो, तिवारी ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त हुए। शेयर अधिग्रहण अनुबंध आपके अध्ययन कक्ष में रखा गया है। बधाई हो, 140 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अर्जुन कपूर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब वह अपनी योजना पूरी कर चुका था। रेड्डी परिवार को अब अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। भाई साहब, मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया, दया पटेल ने कहा। माफी मांगने की जरूरत नहीं, वह तुझे निशाना बना रहा था, ये तेरी गलती नहीं थी, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। जल्द ही रेड्डी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग रेड्डी कैपिटल ग्रुप खत्म होने वाला है, और तब वे लोग समझेंगे कि हार का स्वाद कैसा होता है। उसके बाद अर्जुन कपूर हैदराबाद जिले में वापस लौट गया। शाम को ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को डिनर के लिए बुलाया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दी। शाम को वह नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां पहुंचा। थोड़ी देर बाद ईशा पटेल भी वहां पहुंच गई। जैसे ही वह बैठी, उसने अर्जुन कपूर से आंखें बंद करने को कहा। अर्जुन कपूर को बहुत जिज्ञासा हुई, लेकिन उसने उसकी बात मानी। कुछ सेकंड बाद ईशा पटेल ने कहा, अब खोलो अपनी आंखें। अर्जुन कपूर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने रखे तोहफे को देखकर चौंक गया। अध्याय 297। अर्जुन कपूर के सामने एक सिरेमिक कप रखा था, जिस पर उसकी और ईशा पटेल की तस्वीरें बनी थीं। मैंने हाल ही में मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा है, लेकिन पेंटिंग में अभी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, ईशा पटेल ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। पहले उसने सोचा था कि अर्जुन कपूर को कौन सा उपहार दे सकती है। महंगे गिफ्ट्स जैसे लग्जरी घड़ियां और कारें अर्जुन कपूर के पास पहले से थीं, और भले ही वह पटेल परिवार की सदस्य थी, वह अभी केवल परिवार की एक शाखा संभाल रही थी। उसकी स्थिति इतनी ऊंची नहीं थी कि वह कोई दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज़ उसे गिफ्ट कर सके। इसलिए उसने अपने हाथों से कुछ बनाने का फैसला किया, जिससे वह अपने जज्बात जाहिर कर सके। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद 2 सिरेमिक कप बनाए, एक अपने लिए और एक अर्जुन कपूर के लिए। ऑफिस के बाद वह इन्हें बनाने में व्यस्त रही। बहुत सुंदर है। जब अर्जुन कपूर को पता चला कि ईशा पटेल ने इसे खुद बनाया है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हारे कप के नीचे ये 2 टिक्स किस चीज़ के हैं? अर्जुन कपूर ने आश्चर्य से पूछा। अभी अभी उसने देखा कि उसके कप के नीचे 2 टिक्स रखे थे। उसे लगा कि इनका कोई विशेष मतलब होगा, इसलिए वह थोड़ा हैरान था। ये गोवा की फ्लाइट टिक्स हैं, कुछ दिनों बाद की, ईशा पटेल ने समझाया। जब से हम मिले हैं, हम दोनों ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहे हैं। हमें कभी भी साथ में घूमने का समय नहीं मिला, तो मैंने ये टिकट्स बुक करवाई हैं ताकि हम थोड़ा रिलैक्स कर सकें। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि ईशा पटेल क्या कहना चाह रही थी। वाकई वे कभी साथ में यात्रा पर नहीं गए थे। यह उनके लिए एक बढ़िया मौका था दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने का। मैं कुछ खास कपड़े भी खरीद रही हूँ। जब अर्जुन कपूर सोच रहा था, ईशा पटेल ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। अर्जुन कपूर एक पल के लिए चौंक गया। देख लो, तुम्हारे पास समय है या नहीं? अगर नहीं, तो मैं फ्लाइट कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दूंगी, ईशा पटेल ने पूछा। बिल्कुल समय है। अर्जुन कपूर ने टिकट्स पर एक नज़र डाली और तुरंत फैसला कर लिया। उसी समय सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, 59वें दिन के अलगाव पर इनाम मल्होत्रा मैंशन खरीद अनुबंध आपके होटल में रखा गया है, कृपया जांचें। आज का इनाम अर्जुन कपूर की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा था। उसे हैदराबाद का सबसे बड़ा और सबसे शानदार मैंशन मिल रहा था। अब कुछ दिन हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल में रहकर शहर की नाइट लाइफ देखने और माहौल बदलने का भी अच्छा मौका था। दोपहर में अर्जुन कपूर ने मल्होत्रा मैंशन देखने जाने का सोचा। खाने के बाद ईशा पटेल ऑफिस चली गई और अर्जुन कपूर अपनी नई प्रॉपर्टी देखने के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक रेस्तरां का मैनेजर दौड़ते हुए अंदर आया। बॉस, समस्या हो गई। अभी अभी एक ग्राहक खाना खाते समय अचानक बेहोश हो गया। हमने आपातकालीन नंबर पर कॉल कर दिया है, एम्बुलेंस रास्ते में है, रेस्तरां के मैनेजर ने घबराते हुए रिपोर्ट दी। किसी भी रेस्तरां में ऐसी घटना बहुत बड़े प्रभाव डाल सकती थी। इतिहास गवाह है कि ऐसे ही मामलों के कारण कई बड़े रेस्तरां बंद हो चुके हैं। यही वजह थी कि मैनेजर इतना घबराया हुआ था, बेहोश होकर गिर पड़ा। चलो देखते हैं। अर्जुन कपूर बेहद उलझन में था। जैसे ही वह रेस्तरां के मुख्य क्षेत्र में पहुंचा, उसने किसी को चिल्लाते सुना, नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां के खाने में कुछ गड़बड़ है। मेरे भाई ने यहाँ का खाना खाया और जहर के कारण बेहोश हो गया। क्या यही है वो प्रसिद्ध नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां जहाँ का खाना जहरीला है? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। भीड़ में कई लोग इस पर चर्चा करने लगे। क्या सच में नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां के खाने में कोई समस्या है? ये सही है या झूठ? अब तो खाना खाते हुए भी डर लग रहा है।
पूरे रेस्तरां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सभी की नज़रें उस मेज पर टिक गईं जहां घटना हुई थी। अर्जुन कपूर भी पूरी तरह से चौंक गया था। बेहोश होने का कारण तो समझ में आता था, लेकिन यह खाद्य विषाक्तता का मामला क्यों बन रहा था? अर्जुन कपूर और रेस्तरां का मैनेजर तेजी से उस व्यक्ति के पास गए। सभी शांत हो जाएं, अर्जुन कपूर ने दृढ़ आवाज में कहा, जिससे माहौल थोड़ा स्थिर हुआ। कृपया बताएं आप कौन हैं और हमें सीधे आरोप लगाने से पहले जांच करने दें। अर्जुन कपूर ने सख्त लहजे में पूछा। ये हमारे नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां के मालिक हैं। मैनेजर ने परिचय दिया। ओह, तो तुम इस रेस्तरां के मालिक हो। तुम्हारे रेस्तरां में इतना महंगा खाना मिलता है और फिर भी इसमें इतनी खराबी है। इसका मतलब है कि तुम ग्राहकों की परवाह नहीं करते। बेहोश आदमी का साथी चिल्लाया। सुनिए, अगर सच में हमारे रेस्तरां की गलती होगी तो हम कोई भी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन कपूर ने आश्वासन दिया। बॉस, हमारा खाना हमेशा सबसे ताज़ा होता है, इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। मैनेजर ने भी कहा। कोई समस्या नहीं? तो फिर मेरा भाई बेहोश क्यों हो गया? तुम्हारा रेस्तरां अब किसी काम का नहीं है। अब यहाँ कोई भी खाना नहीं खाएगा। जैसे ही वह चिल्लाया, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बेहोश आदमी को अस्पताल ले जाया गया। उसका खाना भी लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। अर्जुन कपूर वहीं रुक गया, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन तभी हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल के मैनेजर का फ़ोन आया। बॉस, हमारे होटल में भी यही हुआ। कुछ मेहमानों को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। अर्जुन कपूर का माथा इंस्टेंटली सिकुड़ गया। यह महज एक संयोग नहीं था। एक ही समय में उसकी 2 कंपनियों पर हमला हुआ था, और दोनों ऐसे बिजनेस थे जिनमें एक गलती पूरे ब्रांड की साख खत्म कर सकती थी। अर्जुन कपूर सोच ही रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था, हैदराबाद का। जिज्ञासावश उसने कॉल रिसीव की। अगले ही पल दूसरी ओर से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर अर्जुन कपूर चौंक गया। अध्याय 298। अर्जुन कपूर, मैं तरुण मल्होत्रा हूँ, वही आदमी जिसने जगत बंसल रेसकोर्स में तुम्हारे साथ घुड़दौड़ की बाजी लगाई थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जैसे ही अर्जुन कपूर ने सुना, उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह वही इंसान था जिससे उसने नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां जीता था। मैंने सुना है कि अर्जुन सर को नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल में कुछ समस्या हो रही है। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो बेझिझक बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, तरुण मल्होत्रा ने बनावटी उत्साह के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में मदद करने का कोई भाव नहीं था, बल्कि यह जाहिर हो रहा था कि वह मज़ा ले रहा था और हालात को बिगड़ते देख आनंदित हो रहा था। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गया। पिछली बार जब उसने नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और 5 इमारतें जीत ली थीं, तब तरुण मल्होत्रा गुस्से से भरा हुआ था। अब वही नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल परेशानी में थे। और पिछली घुड़दौड़ के दौरान तरुण मल्होत्रा को यह भी पता चल गया था कि अर्जुन कपूर हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल का मालिक है। क्या तुम कोई चाल चल रहे हो? अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। अर्जुन सर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तरुण मल्होत्रा ने मासूमियत का नाटक किया। मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन सर, आप मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? आपका ये रवैया बहुत निराशाजनक है, तरुण मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। अब अर्जुन कपूर को पूरा यकीन हो गया कि यह सब तरुण मल्होत्रा का ही किया धरा है। वह सिर्फ नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा था, बल्कि ऊपर से मजाक भी बना रहा था। अगर वह सामने होता तो अर्जुन कपूर उसे ज़रूर सबक सिखा देता। अचानक अर्जुन कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग, अस्थायी मिशन जारी। तरुण मल्होत्रा को सबक सिखाओ और उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करो। मिशन इनाम, तिवारी ग्रुप के 6% शेयर। मिशन इनाम, 137 अनुभव अंक। जब अर्जुन कपूर इस नए मिशन का अध्ययन कर रहा था, तभी तरुण मल्होत्रा ने फ़ोन पर कहा, अर्जुन सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही इस समस्या को सुलझा लेंगे और नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल की साख खराब ना होने दें। इतना कहकर तरुण मल्होत्रा ने फ़ोन काट दिया। दूसरी ओर फ़ोन काटने के बाद तरुण मल्होत्रा ने ठहाका लगाया। वाह, क्या मज़ा आ रहा है। वह बेहद उत्साहित था। कोई काम करके दुश्मन को तड़पता देखने का मज़ा ही कुछ और है, और जब दुश्मन कुछ कर भी ना सके तो और भी मज़ा आता है। तरुण मल्होत्रा खुद से बुदबुदाया। नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल, इन दोनों के खिलाफ वही जिम्मेदार था। नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां में गड़बड़ी करना उसके लिए बेहद आसान था। आखिरकार वह पहले इसका मालिक था। सिर्फ कुछ फ़ोन कॉल करके उसने अपने पुराने वफादार कर्मचारियों की मदद से पूरा खेल रच दिया। हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल में यह थोड़ा कठिन था, लेकिन वहां भी उसने पैसे देकर एक बड़े मैनेजर को खरीद लिया और वहां भी स्थिति बिगाड़ दी। अर्जुन कपूर, मैंने पहले ही कहा था कि भले ही तुमने मुझे घुड़दौड़ में हरा दिया हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम अपनी जीती हुई बाजी संभाल सको।
अब देखो, तुम्हें इसका अंजाम पता चल रहा है ना? मुझसे टकराने की हिम्मत, बस इंतजार करो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं तुम्हारे इन दोनों बिजनेस की साख पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तरुण मल्होत्रा हंसते हुए बोल रहा था। अगर मैं नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल दोनों को बर्बाद कर दूं तो अर्जुन कपूर मुझसे दुगुना नुकसान झेलेगा। खासकर हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल, जो हैदराबाद का सबसे प्रसिद्ध होटल है। उस समय अर्जुन कपूर कितना दुखी होगा, ये सोचकर ही मजा आ रहा है। दूसरी ओर अर्जुन कपूर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। अब वह फूड टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकता था। चूंकि यह सारा खेल तरुण मल्होत्रा ने ही खेला था तो यकीनन वह पहले ही खाने में कुछ मिलावट करवा चुका होगा। इसलिए अर्जुन कपूर ने सबसे पहले नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप की अपनी भरोसेमंद टीम को भेजा ताकि नवरंग वेस्टर्न रेस्तरां और हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल में छिपे हुए गद्दारों को पकड़ा जा सके। साथ ही उसने उन सभी ग्राहकों पर नजर रखने के लिए अपने लोग भेजे जो होटल और रेस्तरां में बीमार हुए थे, ताकि देखा जा सके कि उन्हें पैसे देकर झूठ बोलने के लिए तैयार किया गया था या नहीं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने जगत बंसल को फोन किया। जगत, मुझे तरुण मल्होत्रा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अर्जुन सर, तरुण मल्होत्रा मुख्य रूप से ज्वेलरी और होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। उसके पास मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी और मल्होत्रा कैटरिंग कंपनी है। जगत बंसल ने अर्जुन कपूर को बताया। ज्वेलरी कंपनी? अर्जुन कपूर की आंखों में चमक आ गई। ये तो आसान था। दुनिया के शीर्ष ज्वेलरी ब्रांड तिवारी ग्रुप का पहला उपाध्यक्ष और एशिया प्रशांत क्षेत्र का महाप्रबंधक होने के नाते अर्जुन कपूर के लिए मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को ध्वस्त करना बेहद आसान था। जगत, मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को अभी क्या चाहिए? वे एक बहुत बड़ा ज्वेलरी एग्जीबिशन करने जा रहे हैं जिसमें उनके नए उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। बहुत बढ़िया। ये नए उत्पाद तैयार करने में मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को 2 से 3 साल का समय और भारी मात्रा में पूंजी लगी थी। अर्जुन कपूर ने तय कर लिया कि वह इस ज्वेलरी एग्जीबिशन के दौरान मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी पर सीधा वार करेगा। सबसे पहले अर्जुन कपूर ने मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन के सटीक स्थान की जानकारी ली और उसी के बगल की जगह को 4,50,000 रुपये में किराए पर ले लिया। डिंग, 1000 गुना रिबेट कार्ड सक्रिय करें। खर्च 4,50,000, रिबेट 4 अरब 50 करोड़। उसी समय अर्जुन कपूर ने 1000 गुना रिबेट कार्ड का अंतिम उपयोग किया और बदले में 450 करोड़ रुपये की भारी रिबेट प्राप्त की। इसके बाद अर्जुन कपूर ने तुरंत तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में एक बड़े ज्वेलरी एग्जीबिशन के आयोजन की चर्चा की। शुरुआत में तिवारी ग्रुप के अध्यक्ष थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब अर्जुन कपूर ने स्पष्ट किया कि इस एग्जीबिशन का पूरा खर्च वह अपनी निजी पूंजी से उठाएगा तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। अर्जुन कपूर के पास अभी 450 करोड़ रुपए आए थे और इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद भी उसका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला था। फोन कॉल समाप्त करने के बाद अर्जुन कपूर ने कुछ और महत्वपूर्ण तैयारियां की। मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी के एग्जीबिशन को बर्बाद करने और तरुण मल्होत्रा को उसकी गलती की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने के लिए अर्जुन कपूर पूरी तरह तैयार था। सभी आवश्यक योजनाएं पूरी करने के बाद अर्जुन कपूर ने एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क किया। अध्याय 299। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि चारवी मेहरा, तिवारी ग्रुप की मुख्य आभूषण डिजाइनर थी। इस बार मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी ने अपने बेहतरीन डिजाइन तैयार किए थे जिन पर उन्होंने 2 से 3 साल तक कड़ी मेहनत की थी। उनकी तैयारी काफी मजबूत थी। अगर अर्जुन कपूर को उन्हें पराजित करना था तो उसे भी कुछ बेहद खास आभूषण प्रस्तुत करने होंगे। लेकिन अर्जुन कपूर को आभूषण डिजाइनिंग की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उसे चारवी मेहरा से संपर्क करना पड़ा। कुछ मिनटों बाद अर्जुन कपूर ने सीधे चारवी मेहरा से संपर्क किया। वह तिवारी ग्रुप के प्रथम उपाध्यक्ष से बहुत विनम्रता से पेश आईं। जब अर्जुन कपूर ने पूछा कि क्या उनके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जो अब तक लॉन्च नहीं हुआ तो चारवी मेहरा कुछ देर के लिए रुकी, फिर उन्होंने मना कर दिया। इस स्तर के डिज़ाइनर के आभूषण बहुत मूल्यवान होते हैं और उनका एक भी डिज़ाइन ड्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे इसे इतनी आसानी से किसी को नहीं देती। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से आपसे खरीद सकता हूँ। कीमत आपको पसंद आएगी, अर्जुन कपूर ने प्रस्ताव दिया। वैसे भी अब वह तिवारी ग्रुप में कई हिस्सेदारी रखता था और भविष्य में वह तिवारी ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक और मालिक बनने का लक्ष्य बना रहा था। भले ही वह अभी निजी तौर पर डिज़ाइन खरीदे, लेकिन जब वह कंपनी का मालिक बन जाएगा तो वह इन्हीं डिज़ाइनों से लाभ कमाएगा। इसका मतलब था कि अर्जुन को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। क्षमा करें श्री अर्जुन, चारवी मेहरा ने संकोच करते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। असल में उनके पास कुछ अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन वह उन्हें भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी ताकि उनकी और अधिक प्रतिष्ठा बन सके। और आखिरकार अर्जुन कपूर सिर्फ कंपनी के उपाध्यक्ष थे, न कि मालिक, इसलिए उन्हें नाखुश करने का कोई डर नहीं था। ठीक है, अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया बिना ज़्यादा दबाव डाले। अब उसे कोई और उपाय सोचना था।
लेकिन मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी का एग्जीबिशन कल शुरू हो रहा था और वह केवल 3 दिन चलेगा। इसका मतलब था कि अगर अर्जुन को तिवारी ग्रुप का एग्जीबिशन सेटअप करना था तो उसे कम से कम परसों तक शुरुआत करनी होगी। समय बहुत कम था। अब जबकि चारवी मेहरा ने मदद करने से इनकार कर दिया और अर्जुन को कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डिज़ाइनर नहीं मिला तो उसने अपने निजी स्रोतों से तलाश शुरू की। इसके लिए अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली। कुछ ही मिनटों में अर्जुन को अप्रत्याशित कॉल आया। कॉल ज्योति चौहान की थी, वही प्रतिभाशाली लड़की जिसे अर्जुन ने पहले अपनी कंपनी में भर्ती किया था। बॉस, मैं एक बहुत ही शानदार ज्वेलरी डिज़ाइनर को जानती हूँ। जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तब मैं उनसे मिली थी। वह अभी भी हैदराबाद में ही हैं और आपकी आवश्यकताओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। मैंने उनके डिज़ाइन देखे हैं, वे बेहद प्रभावशाली हैं। ज्योति चौहान थोड़ी झिझक रही थी। क्या हुआ, बोलो, अर्जुन ने पूछा। सर, मेरी सीनियर अभी नहीं हैं। उन्होंने यशवंत विश्वविद्यालय से सिर्फ 1-2 साल पहले स्नातक किया है। वह प्रसिद्ध नहीं हैं, नहीं उन्होंने कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और उनके पास कोई प्रभावशाली अनुभव भी नहीं है। इस उद्योग में प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। अगर 2 समान डिज़ाइन हो, एक किसी प्रसिद्ध डिज़ाइनर का और दूसरा किसी सामान्य व्यक्ति का, तो दोनों के मूल्यों में बहुत अंतर होगा। अर्जुन कपूर समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिज़ाइन उत्तम है तो वे काफ़ी हैं। तिवारी ग्रुप का नाम और प्रतिष्ठा पर्याप्त हैं। कोई चिंता मत करो बॉस, मैं अपनी ईमानदारी की गारंटी देती हूँ कि मेरी सीनियर के डिज़ाइन अव्वल दर्जे के होंगे, ज्योति चौहान ने दृढ़ता से कहा। अर्जुन कपूर को अब तक उसके चरित्र पर भरोसा था। अगर उसने इतनी आत्मविश्वास से सिफारिश की थी तो उसे मौका देना ही चाहिए। क्या वह अभी हैदराबाद में हैं? हाँ बॉस, ठीक है, पहले उनसे संपर्क करो। हम उनसे मिलने जल्दी चलेंगे। समय बहुत कम है। मैं तुरंत रेयान ग्रुप के कार्यालय पहुंच रहा हूं, 2 मिनट में मिलते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अर्जुन कपूर को सिर्फ मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन नहीं मिलेंगे, बल्कि उसे एक नया प्रतिभाशाली डिज़ाइनर भी मिल जाएगा। जैसे जैसे अर्जुन कपूर का बिजनेस साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, उसे अधिक से अधिक टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत थी। प्रतिभाएं पैसे की तरह कभी भी ज़्यादा नहीं होती। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन कपूर रेयान ग्रुप पहुंचा तब ज्योति चौहान पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। वह कार में बैठी और बोली, बॉस, मैंने अपनी सीनियर से बात कर ली है, वह घर पर हैं। फिर उसने मोबाइल फ़ोन पर लोकेशन डालकर अर्जुन कपूर को रास्ता दिखाया। शाम के 5 बजे दोनों एक हाई एंड रेजिडेंशियल सोसाइटी में पहुंचे। ये देखकर अर्जुन कपूर समझ गया कि रितिका पटेल की पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, और अगर उसने यशवंत विश्वविद्यालय में आभूषण डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की थी तो उसका परिवार निश्चित रूप से संपन्न था। कुछ मिनटों बाद अर्जुन कपूर पहली बार उस डिज़ाइनर से मिला जिसका नाम था रितिका पटेल। वह एक पारंपरिक भारतीय महिला की तरह दिख रही थी, एक खूबसूरत बनारसी साड़ी पहने, हल्का सा जूड़ा बांधे, बिना अधिक मेकअप के भी बेहद आकर्षक और सौम्य। बॉस, मैं आपको अपनी सीनियर से मिलवाती हूँ, रितिका पटेल। रितिका दी, यह मेरे बॉस अर्जुन कपूर हैं, ज्योति चौहान ने परिचय कराया। श्रीमान अर्जुन, रितिका पटेल ने विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उसने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। डिज़ाइनर रितिका, मुझे लगता है कि आपको पहले ही मेरे आने का मकसद बता दिया गया है। अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा। हाँ, ज्योति ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रितिका पटेल ने सिर हिलाया। वह अब तक कोई उपयुक्त नौकरी नहीं ढूंढ पाई थी और वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहती थी जो उसकी प्रतिभा को पहचान सके। ज्योति चौहान ने उन्हें अर्जुन कपूर के बारे में विस्तार से बताया था, इसलिए उसने मिलने के लिए हामी भर दी थी। श्रीमान अर्जुन, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अचानक रितिका पटेल ने पूछा। अध्याय 300। हाँ, कर सकता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, आप किस ज्वेलरी कंपनी से हैं? रितिका पटेल ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। ज्योति चौहान को ये जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहले से रितिका पटेल को नहीं बताया था। अब जब दोनों पक्ष सहयोग करने जा रहे थे तो रितिका पटेल को स्वाभाविक रूप से दूसरी पार्टी की पहचान जाननी थी। ओह, मैं तिवारी ग्रुप से हूँ, अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। तिवारी ग्रुप? ये नाम सुनते ही रितिका पटेल के चेहरे का रंग बदल गया। उनका हृदय एक अजीब सी असहजता से भर गया। एक पुरानी कड़वी याद, जब रितिका पटेल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया था तो उन्होंने तिवारी ग्रुप में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें ये कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि उनके पास कोई काम का अनुभव नहीं है और उन्होंने कभी कोई पुरस्कार नहीं जीता। तुम्हारे पास अनुभव कहाँ से आएगा? तुम तो अभी अभी कॉलेज से निकली हो, रितिका ने इंटरव्यू लेने वाले को तर्क दिया था, लेकिन उसकी जगह तिवारी ग्रुप के इंटरव्यूअर ने उसका मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि कहा, तुम कभी भी हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकोगी। इस अपमान ने रितिका को गहरा धक्का पहुंचाया था। अब जब उसे पता चला कि अर्जुन कपूर उसी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वह अंदर से असहज हो गई। सीनियर, क्या हुआ? ज्योति चौहान ने उसकी चेहरे के भावों को देखकर पूछा।
रितिका पटेल ने इंटरव्यू की पूरी कहानी सुना दी। बॉस अर्जुन, जिस व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया था वह तिवारी ग्रुप के एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक उच्च पदस्थ अधिकारी था। अगर आप मुझसे सहयोग करना चाहते हैं तो क्या वह इस बात से नाराज नहीं होगा? रितिका पटेल ने चिंता जताई। नाराज? अगर वह नाराज होने की हिम्मत करता है तो उसे कल से नौकरी छोड़नी होगी, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। क्या? बॉस अर्जुन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तिवारी ग्रुप में आपका पद क्या है? रितिका पटेल ने विस्मय में पूछा। तिवारी ग्रुप जैसे विशाल कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी को निकालना कोई आसान काम नहीं था। मैं तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और प्रथम उपाध्यक्ष हूँ। ओह, और हाँ, मैं तिवारी ग्रुप एशिया प्रशांत का महाप्रबंधक भी हूँ, अर्जुन कपूर ने सहजता से उत्तर दिया। इसलिए तिवारी ग्रुप में कोई भी तुमसे और मुझसे जुड़ी किसी भी बात पर सवाल नहीं उठा सकता। क्या? रितिका पटेल की आंखें अविश्वास में फैल गईं। तिवारी ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और प्रथम उपाध्यक्ष होना, ये तो अकल्पनीय था। अब किसी भी तरह की झिझक नहीं बची थी। आइए, मैं आपको अपने स्टूडियो में ले चलती हूँ। रितिका ने अर्जुन को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। गहनों का संग्रह, वर्षों की मेहनत। स्टूडियो में रितिका पटेल ने अपने वर्षों की मेहनत से डिजाइन किए गए कुछ गहने निकाले। ये सभी मेरे पिछले 4 वर्षों की मेहनत के परिणाम हैं। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठी। शानदार! ये गहने अति सुंदर थे। भले ही अर्जुन कपूर आभूषण उद्योग में विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन वह समझ सकते थे कि ये डिजाइन वास्तव में अद्भुत थे। क्या और भी डिजाइन है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, कुछ और भी हैं। रितिका ने अपने प्रारंभिक डिजाइन भी निकाले जो अत्यधिक सुंदर थे। अब अर्जुन कपूर को पूरा विश्वास हो गया कि वह मल्होत्रा ज्वेलरी कंपनी को पूरी तरह मात दे सकते हैं। अगर मैं तुम्हें और भी उच्च गुणवत्ता वाले रत्न और हीरे ला दूं तो क्या तुम इन गहनों को और अधिक शानदार बना सकती हो? बिल्कुल, रितिका पटेल ने उत्साहित होकर उत्तर दिया। कितना समय लगेगा? 1 या 2 दिन, अर्जुन कपूर ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे इन सभी गहनों को खरीद रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें तिवारी ग्रुप में डिजाइनर के रूप में नियुक्त कर सकता हूँ। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करती हो तो मैं तुम्हें तिवारी ग्रुप की मुख्य आभूषण डिजाइनर तक भी पहुंचा सकता हूं। रितिका पटेल हाँफ उठी। मुख्य डिजाइनर? तिवारी ग्रुप का मुख्य डिजाइनर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आभूषण विशेषज्ञों में से एक माना जाता है। सीनियर, प्लीज मान जाओ, हमारे बॉस वाकई बेहतरीन हैं, ज्योति चौहान ने भी समझाया। ठीक है बॉस अर्जुन, मैं सहमत हूँ। रितिका पटेल ने अंततः हाथ मिलाया और करार पक्का हो गया। नई शुरुआत, नई चुनौती। अब अर्जुन कपूर को न केवल नए आभूषण मिल चुके थे, बल्कि उन्होंने एक अद्भुत डिजाइनर को भी अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने शीर्ष गुणवत्ता के हीरे और रत्न खरीदने के लिए आदेश दिया ताकि वे रितिका पटेल के डिजाइन में जोड़कर उन्हें और शानदार बना सकें। मैं पूरी रात मेहनत करूंगी, रितिका पटेल ने वादा किया। शाम को अर्जुन कपूर ने ज्योति चौहान को डिनर के लिए आमंत्रित किया, धन्यवाद के रूप में। इसके बाद उन्होंने अपने पहले लग्जरी घर को देखने का फैसला किया। मल्होत्रा मैंशन, हैदराबाद का सबसे शानदार विला। मल्होत्रा मैंशन, जो कभी एशिया के शीर्ष 10 लग्जरी घरों में तीसरे स्थान पर था, अब भी हैदराबाद का सबसे शानदार विला था। और अब अर्जुन कपूर को इस मल्होत्रा मैंशन का विला नंबर 8 पुरस्कार स्वरूप मिल चुका था। रात के 12 बजे अर्जुन कपूर अपनी कार में मल्होत्रा मैंशन पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट के सामने देखा, उनकी आंखें एक जगह ठहर गईं। यह क्या हो रहा है?